तो आज से हम पढ़ेंगे पॉलिटी इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो संविधान है उसका निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले जो इसमें नोट्स है वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही रेलिवेंट नोट्स बनाए हैं, मतलब कि एग्ज़ाम में जो आने का जिनका वो है जो आ सकते हैं, ठीक है। और जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे हाईलाइट ऐसे डार्क में लिखे हैं, ठीक है। जैसे ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द, ठीक है। तो ये वाले देखो, ये हाईलाइट, ये डार्क हाईलाइटेड क्यों है, क्योंकि ये अब तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। इसलिए देखो ये नोट आप देख सकते हो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो जो कि मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, और ये बहुत ही मतलब क्रिस्प नोट है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में अगर इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि वो तो कि सबसे वो है। तो उसके अलावा अगर सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एसएससी और कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो वो इससे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो सबसे पहले वही है, ये जो है सीडीएस, सीएपीएफ, ईसी, एनडीए, एसएससी और अदर कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। और चलो शुरू करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कैसे बना, उसका निर्माण कैसे होगा। क्योंकि संविधान देखो एक ही दिन में तो बना नहीं होगा कि किसी के मन में आए चलो संविधान बनाते हैं, हाँ अंग्रेज़ों ने बोला ठीक है बना लो, बस बना लिया, तो ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना, ठीक है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस थी ना, ठीक है। तो समझते हैं, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो सबसे पहले 1934 1934 में एम.एन. रॉय, ठीक है, उन्होंने पहली बार भारत की संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, ठीक है। उन्होंने ऑफिशियली डिमांड नहीं की उन्होंने आधिकारिक रूप से मांगा नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, विचार प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ऑफिशियली अगर किसी ने मांगा है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 1935 में ऑफिशियली इसका डिमांड किया था, ठीक है। ऑफिशियली डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, ठीक है। तो इससे पहले समझते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब पूरी प्रोसेस समझते हैं कि कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। हाँ, तो उसको समझते हैं। तो बात है देखो, 1 सितंबर 1939 को, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तो इस दिन क्या हुआ, जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे, ये जर्मनी जी है और ये पोलैंड है, ठीक है। जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे अटैक कर दिया 1 सितंबर 1939 को। जर्मनी हमको पता ही है उस समय वहाँ हिटलर था, तो हिटलर तो आप सबने सुना ही होगा, ठीक है। तो उसने पोलैंड पे अटैक कर दिया। तो यूजुअली अगर देखो तुम स्कूल में हो, ठीक है, तुम और कॉलेज में हो, ठीक है, तुम आज कॉलेज नहीं गए और तुम्हारे दोस्त को किसी ने पीट दिया है कॉलेज में, तो तुम अगले दिन जाओगे और उस जिसने पीटा उससे बोलोगे ना भाई ऐसे क्यों हुआ, फिर तुम भी उससे मारोगे तुम भी कि भाई तूने हमारे दोस्त को ऐसे क्यों मार दिया, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया, 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 3 सितंबर 1939 को, ठीक है, इन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। किसने, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी, ठीक है, कि भाई तूने पोलैंड पे अटैक कैसे किया, मतलब जो भी हुआ होगा, ठीक है। तो इन्होंने 3 सितंबर 1939 को, और ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन देखो उस समय तो भारत में तो ब्रिटेन का ही शासन था ना, ब्रिटेन चलाता था, तो उसने भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो भारत की सेना है वो भी हमारी तरफ से लड़ेगी इस दूसरे विश्व युद्ध में। लेकिन भारत के जो नेता थे उस समय बड़े, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई हम तो अपनी सेना, या हम नहीं इस, तुमने किससे पूछा, तुमने किसी से पूछिए, तुमने भारतीयों से बिना पूछे हमें दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, तो ऐसे करो, अब तो हमने बोल दिया है पूरे वर्ल्ड के सामने कि इंडिया भी इसमें पार्ट होगा, तो फिर
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने 2 डिमांड रखी। अगर हमारी 2 कुछ डिमांड रखी कि इन्हें फुलफ़िल कर लो, इन्हें पूरी कर लो, तो हम ठीक है हम कर लेंगे, जो हम दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, हम हमारी सेना लड़ेगी यहाँ से। तो फर्स्ट डिमांड थी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। ठीक है, भारत में पूर्ण स्वतंत्रता। फर्स्ट डिमांड थी पूर्ण स्वतंत्रता कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने ये बोला। दूसरा उन्होंने बोला कि जो अब युद्ध चल रहे हैं अभी जो, ठीक है, तो युद्ध के दौरान हमें एक अंतरिम सरकार बनानी है। अंतरिम सरकार क्या होती है? अंतरिम सरकार मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसको टेम्पररी कुछ टाइम के लिए हम वो दे दे, पावर दे दे कि हाँ अभी जैसे चुनाव नहीं हुए तो एक काम करो, तब तक तुम क्या करो, अपनी यहाँ सब कुछ शासन संभालो। ठीक है, तो उसको अंतरिम सरकार बोले, जो जिसे हम टेम्पररी टाइम के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये 2 डिमांड रखी। ठीक है, फिर इसके जवाब में फिर अगस्त प्रस्ताव आया, अगर आपने सुना होगा। यहाँ नोट्स में भी मैंने लिखा है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये 1940 में अगस्त ऑफर ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल। ठीक है, देखो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। ठीक है, तो ये अगस्त प्रस्ताव, इसका नाम अगस्त प्रस्ताव क्यों रखा? क्योंकि ये आया 8 अगस्त 1940 को ही आया। ठीक है, तो इसमें फिर उन्होंने 2 बातें रखी। उन्होंने ब्रिटेन से जो अगस्त प्रस्ताव आया उसमें उन्होंने 2 बातें बोली। ठीक है, कि हम तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, बल्कि डोमिनियन स्टेट देंगे तुमको, डोमिनियन स्टेट। और दूसरा इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे भारत को, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम तुम्हें पूरी तरह से आज़ाद नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम तुम्हें डोमिनियन स्टेट देंगे। और युद्ध सलाहकार वॉर काउंसिल में युद्ध सलाहकार में तुमको क्या करेंगे, उसकी स्थापना करेंगे, और उसमें भारत के भी मेंबर होंगे। युद्ध सलाहकार मतलब एक काउंसिल होती है ना कोई किसी भी चीज़ की, जिसमें कुछ बड़े मेंबर बैठते हैं, कोई बड़े सदस्य जो जो तब डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो उसमें तुमको शामिल करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो ठीक है ये आ गया, उन्होंने दे दिया अपना अगस्त प्रस्ताव। लेकिन फिर कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने बोला भाई तुम हमको क्या दे रहे हो, तुम डोमिनियन, एक मिनट मैं आपको डोमिनियन स्टेट समझा लेता हूँ। ठीक है, डोमिनियन स्टेट तो ये क्या होता है? डोमिनियन स्टेट होता है मतलब जब भारत में तो भारत की सरकार रहेगी, जैसे नेहरू जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, नेहरू जी क्या रहेंगे, पीएम रहेंगे, या फिर जो भी पीएम बनेगा वो रहेगा, लेकिन भारत में तुम्हारी सरकार रहेगी। उन्होंने बोला लेकिन यहाँ सरकार तो तुम्हारी है, लेकिन वो किसके अंडर होगी? ब्रिटिश क्राउन के अंडर होगी, जो ब्रिटेन का किंग या क्वीन होगे उसके अंडर तुम काम करोगे। ठीक है, समझ गए ना? मतलब कि भाई तुम अपनी सरकार चुन लोगे, लेकिन तुम हमारे अंडर काम करोगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें किसी के अंडर काम नहीं करना भाई। नेहरू जी, कांग्रेस ने बोला कि हमें किसी के अंडर काम नहीं करना, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें देश आज़ाद चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने इसको रिजेक्ट कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर आया, ठीक है, एक मिनट है, इसको मिटा देते हैं पहले। हाँ, तो इसको हमने रिजेक्ट कर लिया था। फिर आया 1942, एक मिनट है, चलो अब देखो 1940 में हमने इसको रिजेक्ट कर लिया। अब हमने इसको रिजेक्ट कर लिया तो उनको कुछ दूसरा चीज़ भी देना था ना। फिर उन्होंने क्या किया, क्रिस्प प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव 1942 में 2 साल बाद उन्होंने क्रिस्प प्रस्ताव रख दिया। एक मिनट, नोट्स में है, इधर देखते हैं। नहीं, इसमें से 1946 कैबिनेट मिशन है,
ठीक है। ये तो ये वाला नहीं है इसमें, तो मैं समझा देता हूँ क्रिस्प प्रस्ताव क्या था, ठीक है। तो ये कुछ नहीं था, जो पहले अगस्त प्रस्ताव आया उसी को मॉडिफाई करके उसी में कुछ एक दो चीज़ें जोड़ के घटा के उन्होंने 2 साल बाद क्रिस्प प्रस्ताव रख लिया, ठीक है। अब क्रिस्प प्रस्ताव में क्या था, ठीक है। देखो पहले तो क्रिस्प प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि देखो जो ब्रिटेन था उसने बोल तो दिया कि इंडिया जो है भारत में, इंडिया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होगा, लेकिन हमने तो मना कर दिया। तो उसको जो उसके मित्र राष्ट्र अमेरिका, चाइना, रशिया, उनसे उनसे उनको प्रेशर पड़ा ब्रिटेन को, भाई तुमने तो कहा कि इंडिया शामिल होगा लेकिन इंडिया तो मना कर रहे हैं। तो उनको फिर करना पड़ा ज़बरदस्ती, मतलब उनको क्रिस्प प्रस्ताव लाना पड़ा। अब उन्होंने क्या किया, अगस्त प्रस्ताव था उसमें संशोधन करके 2 साल बाद क्रिस्प प्रस्ताव पेश कर लिया 1942 में, ठीक है। तो 1942 में इनको भेजा। फिर इसमें इन्होंने क्या बोल दिया कि जो भारत में हम, ठीक है, जो प्रांत होंगे जैसे इंडिया है, ठीक है। अरे यार तो ज़्यादा ही खराब बन गए, सॉरी। ये ये जो ये जो इंडिया है, ठीक है, इसमें जो प्रांत है, छोटे छोटे प्रांतों में जो जहाँ छोटे छोटे प्रिंस राजा रूल करते थे, ठीक है, वहाँ। तो इन्होंने कहा है जो छोटे छोटे प्रिंस है, राज्य है, प्रांत है, वो क्या करेंगे, वो अलग रह सकते हैं, वो अपना अलग संविधान बना सकते हैं, उनको अलग होने का अधिकार है, मतलब भारत के टुकड़े कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला भाई तुम, नेहरू जी ने बोला तुम क्या कर रहे हो, हम इंडिपेंडेंस, हम आज़ादी मांग रहे हैं, पूछ स्वतंत्रता, तुम हमारे देश को तोड़ने पे लगे हो, तुम बोल रहे हो कि हमें, तुम अलग संविधान बना सकते हो, प्रांत देश अलग संविधान बना सकता है। तो हमने इसको भी रिजेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने तो इसको रिजेक्ट कर लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, लेकिन जिन्ना की इसको रिजेक्ट करे है, जो उनकी मुस्लिम लीग थी वो भी इसको रिजेक्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो जिन्ना था वो बोला था कि हमें क्या चाहिए, एक अलग देश चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान है, हमें अलग देश चाहिए पाकिस्तान। लेकिन ऐसे कुछ अभी तक उन्होंने दिया नहीं ना, अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने बोला पाकिस्तान नहीं। और जो क्रिस वो मिशन आया, ठीक है, उस पर भी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं माना, ठीक है। तो मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट कर रही थी और नेशनल कांग्रेस जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी वो भी इसको रिजेक्ट कर रही थी कि नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ फिर आया 1946 1946 को कैबिनेट मिशन आया 1946 को, ठीक है। अब जो हमारी संविधान सभा बनी ना, संविधान सभा क्या है, जो हमारी संविधान का निर्माण करेगी, जो हमारा संविधान बनाएगी, जिन लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया, जो लोग उसमें थे उसको बोलते हैं संविधान सभा। तो जो बाद में हमारी संविधान सभा बनी ना, वो इसी जो कैबिनेट मिशन आया था इसी के तहत बनी थी, ठीक है। अब देखो कैबिनेट मिशन आया, देखो ये तो वैसे कैबिनेट मिशन 1945 को बन गया था वहाँ। देखो इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों है, देखो ये कैबिनेट, इसमें जो लोग थे 3 लोग थे इसमें, ठीक है। देखो इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो 3 लोग आए थे, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। सर स्टेफोर्ड क्रिस्प, जो पहले क्रिस्प प्रस्ताव लेके आए थे, एक वही थे। दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 थे। ये तीनों कौन थे, ये ब्रिटेन जो संसद है वहाँ के कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर थे ये तीनों। तो इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया, ठीक है। अब ये तीनों आए इंडिया में, ठीक है। 24 मार्च को ये इंडिया पहुँचे, 24 मार्च 1946 को ही इंडिया पहुँचे। वैसे ये 1945 में बन गया था वहाँ ब्रिटेन में, तो लेकिन ये इंडिया 24 मार्च 1946 को ही पहुँचे, ठीक है, इंडिया। अब जो मैंने बताया जो संविधान सभा बना था वो इसी के तहत बना था, जो कैबिनेट मिशन आया था इसी के प्लान, इसमें था, जो उसी के अकॉर्डिंग हमारा वो बना था कैबिनेट मिशन। अब इसमें क्या था इसको समझते हैं। देखो यहाँ नोट्स में मिल जाएगा आपको। पहले अगस्त प्रस्ताव आया, फिर ये 1942 प्रांतीय चुनाव के आधार पर चुना गया। हाँ ये है, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन नवंबर 46
अंडर द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था जो उसके अंडर बना था हमारी संविधान सभा। संविधान सभा क्या, एक बार फिर से बता देता हूँ, जो हमारे संविधान का निर्माण करेगी, जो लोग उस जो ये हमारा संविधान है, ठीक है, इसको बनाने के लिए जो लोग चुने जाएंगे, इलेक्शन इनका चुनाव होगा ना पहले, फिर जो चुनाव में जो जीतेंगे फिर वही इसको हमारे संविधान को बनाएंगे, ठीक है। तो ये है संविधान सभा, ठीक है। ठीक है। अब समझते हैं इसको, आगे कहाँ पे थे हम। हाँ ठीक है, जो फिर इसमें अब इसमें देखते हैं, इसमें फिर उन्होंने बोला क्या कि हम क्या करेंगे, जो संविधान सभा में होंगे, जो उसमें होंगे कुल 389 बोल दे, मतलब इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं, 389 जो सीट्स होंगी, इसमें कुल मेंबर होंगे, सदस्य होंगे 389 होंगे, ठीक है। जो संविधान सभा की मतलब अब एक बार फिर समझते हैं, जो संविधान सभा होगी उसमें जो सदस्य होंगे वो होंगे 300, अब इंग्लिश में बोलता हूँ सॉरी, 389 कुल सदस्य होंगे, जिसमें से होंगे अरे एक मिनट यार, एक गलत टाइप क्यों हो रहा है। हाँ पहले तो ये कुल टोटल मेंबर होंगे 389। अब 389 में 296 कहाँ से होंगे, 296 होंगे ब्रिटिश इंडिया से, BRITI ब्रिटिश इंडिया से होंगे। ये नोट्स में मिल जाएंगे, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, ठीक है। और 296 हो गए ब्रिटिश इंडिया से, और बाकी कितने बचे, 93 कहाँ से होंगे, देसी रियासतें, देसी जो प्रिंसली स्टेट है हमारे, जहाँ राजा रूल करते हैं, ठीक है, देसी रियासतें, वहाँ से आएंगे 93 सीटें, ठीक है, 93 सीटें वहाँ से आएंगी, और 296 ब्रिटिश इंडिया से आएंगे। अब जो ब्रिटिश इंडिया है इसको भी दो भाग में उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा जो 292 है, 292 वो आएंगे गवर्नर प्रांत, जहाँ गवर्नर रूल करता है, ठीक है, जैसे मद्रास, ठीक है, कलकत्ता, वहाँ से। और बाकी जो 4 बचे हैं, ठीक है, 292 तो 296 यहाँ ब्रिटिश इंडिया से आएंगे। एक बार फिर समझा देता हूँ, देखो टोटल मेंबर थे 389, उसमें से 296 आएंगे ब्रिटिश इंडिया से, और बाकी 93 आएंगे देसी रियासतों से, ठीक है। अब इसमें से भी जो ब्रिटिश इंडिया था इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 292 जो आएंगे हमारे गवर्नर प्रांत से, ठीक है, बाकी 4 बचे जो वो आएंगे मुख्य आयुक्त प्रांतों से। अब जैसे इसमें से दिल्ली हो गए तो दिल्ली मुख्य आयुक्त प्रांत में आता था, तो इसमें इन्होंने 2 भाग में बांट लिया। देखो नोट्स में मिल जाएंगे आपको, एक मिनट में दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो कैसे बनी थी। कुल सदस्य थे 289, ठीक है, इसमें से ब्रिटिश भारत के पास कितने आए, 296 आए, ठीक है। अब 296 में से 292 देखो कहाँ से आए, फ्रॉम प्रोविजंस, ठीक है। प्रोविजंस कौन से, वही जो गवर्नर प्रांत है, ठीक है, वहाँ से 292 आएंगे। 11 फ्रॉम चीफ गवर्नर प्रोविनेंस, 11 आएंगे गवर्नर प्रांतों से, और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से। अब देखो ये चीफ कमिश्नर प्रांत वही जैसे दिल्ली बताया मैंने, ठीक है। हाँ इसमें 93 थे देसी रियासतों से। अब ये तो बांट दिया उन्होंने, ठीक है, ठीक है, ये सब बांट दिया। तो उन्होंने कहा कि अब हम बांट लिया, लेकिन तुमने ये जो रखा है ये किस हिसाब से रखा है। तो उन्होंने कहा 10 लाख पे एक सीट होगी, मतलब जो जहाँ 10 लाख की पॉपुलेशन होगी वहाँ एक सीट हम दे देंगे, मतलब ठीक है, समझ गए, 20 लाख पे 2 सीट, तो इस हिसाब से उन्होंने बांट लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे हुआ, उस मतलब हाँ इनको चुना कैसे गया था, ठीक है। इसको मिटाते हैं पहले, फिर समझते हैं इनका इलेक्शन प्रोसेस। देखो इन्होंने किया, देखो जो 292 सीट थे गवर्नर प्रांतों से, ठीक है, वहाँ हुआ अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन, INDRECT इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और जो वो थे
93 सीट्स थी, जो कहाँ से आनी थी, प्रिंस स्टेट से, जहाँ राजा रजवाड़े हैं। तो वहाँ तो राजा लोग जो है वो चुनाव तो उनको समझ में कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना, तुम नॉमिनेट करना, नॉमिनेट मतलब नॉमिनेट के हिसाब से। अब नॉमिनेट क्या है कि जो राजा है, ये किंग है, ठीक है, ये किसी भी अपने एक मंत्री को या किसी पढ़े लिखे आदमी को यहाँ भेज देगा, अपने एक आदमी को संविधान सभा में, किसी को भी जो पढ़ा लिखा, जो राजा कम मानो, किसी को भी नॉमिनेट करके संविधान सभा में भेज देना, ठीक है। तो इस हिसाब से अब इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ, हाँ, इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ठीक है। अब इनका इलेक्शन कैसे हुआ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट, एकल संक्रमणी मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब बोलूँगे अरे भाई ये क्या है, ये वही है जैसे हमारे आज प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल बाय सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट। अब ये कैसे होता है, इसमें हम जैसे हमने देखा है चुनाव आमतौर पे, तो इसमें ऐसे नहीं कि 18 साल का होगा तो वो चुनाव करेगा, नहीं, इनका चुनाव होगा, मैं समझाता हूँ, चलो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, ठीक है। वैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे हम, ठीक है, लेकिन अभी इसको समझते हैं। जैसे तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है कि तुम्हारा फेवरेट खाना कौन सा है। फर्स्ट है छोले भटूरे, दूसरे है राजमा चावल, तीसरा है कड़ी चावल, और चौथा है करेला। अब तुम बताओ कि तुम्हें सबसे बढ़िया कौन है, फिर उसके बाद कौन अच्छा लगता है, फिर उसके बाद कौन, और फिर सबसे लास्ट में कौन अच्छा लगता है। तो तुम उस हिसाब से रेट बताओगे कि मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं राजमा चावल, तो उसको तुम फर्स्ट पोजीशन पे रख दोगे। सेकंड, अगर तुमको छोले भटूरे पसंद होंगे तुम रखोगे छोले भटूरे हमारा दूसरा नंबर है। फिर तीसरा नंबर हम कड़ी चावल रख लेते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरा सबसे बेकार लगता है हमें करेला, तो उसको चौथे नंबर पे रख लेते हैं। तो ऐसे फिर ऐसे ही होता है, ऐसे ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए अगर 2-3 आदमी उठ गए, ठीक है, तो जो सबसे बढ़िया लगेगा हमें, उसको हम नंबर 1 पे रख लेंगे। फिर जो थोड़ा उससे कम अच्छा होगा उसको दूसरे नंबर पे, जो हमें सबसे गंदा लगता है उसको लास्ट नंबर पे। फिर उस हिसाब से उनका इलेक्शन तो ऐसे हो गया। फिर उस हिसाब से जिसको सबसे अच्छे वो मिले होंगे, ठीक है, वही क्या होगा, वही प्रेसिडेंट होगा। तो उसी हिसाब से वहाँ चुनाव हुए थे, ठीक है। इसी इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट, ठीक है, ये वाला है जो, ठीक है। इतना तो हो गया। अब हम यहाँ और देखते हैं, ठीक है। सीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन, अब जो सीट्स थी, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछा है CDS में, ठीक है, कि जो जब 1946 में जो इलेक्शन हुए थे वो किस हिसाब से हुए थे, ठीक है। तो हमें बताना है इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा देने जो हमारे प्रांत में, उन्होंने जाके उनको वोट दिया। मतलब हमने नहीं दिया था उस टाइम वोट, ठीक है, उनको वो जो विधानसभा बना रहे थे उनके लिए। सीट उन्होंने 3 मेन भागों में बांट दी, ठीक है। कौन कौन से, मुस्लिम में, सिख में और सामान्य। जो सीट्स थे वो इनमें बांट दी, जो मुस्लिम है, सिख है, असामान्य में जैसे हिंदू आ गई, ठीक है, हिंदू, जैन, बुद्धिज्म, ठीक है। तो इन तीनों में इनमें बांट दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रिंसली स्टेट, जो हमारे देसी रियासतें थी, उसमें मैंने बताया ना 93 मेंबर थे, 93 मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर नॉट इलेक्टेड ऑफ द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बट द कंसिस्ट ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं चुने गए थे। मतलब 18, जैसे आज का चुनाव होते हैं ना, जैसे प्रधान का चुनाव होता है तो 18 साल का जो होगा वो उसमें वोट दे देगा, तो उस हिसाब से चुनाव नहीं हुए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, भारतीय समाज के सभी वर्गों ने इसमें प्रतिनिधित्व शामिल था। मतलब इसमें भारतीय समाज के हर वर्ग थे। अगर हम देखें, मुस्लिम भी था, सिख भी था, सामान्य हिंदू भी थे, ठीक है। संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था।
ठीक है, तो ये भी नोट्स में लिख लेना, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब देखते हैं, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि संविधान सभा का जो पहली बार जो संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था वो एम एन रॉय ने किया था। फिर ऑफिशियली डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में किया था, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान सभा के माध्यम के बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप वयस्क मताधिकार के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा था कि किसी कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं होगा इलेक्शन में, ठीक है, जो संविधान सभा के लिए जो हो रहे हैं उसमें। और कैसा होगा, वयस्क मताधिकार पे होगा, मतलब जो उन्होंने कहा था कि जो 18 साल के है उसके हिसाब से वोट होगा, ठीक है, संविधान सभा के लिए। लेकिन फिर वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए थे, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया है CDS CAPF में, ठीक है, कि कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं थे। तो महात्मा गांधी और जो मोहम्मद अली थे, जो जिन्ना, ठीक है, वो इस संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ठीक है। अब वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है वो कैसे बना है, ठीक है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया। जो मुस्लिम लीग है उसने मना कर दिया, क्यों, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो और देख, उससे पहले और चीज़ जान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ आगे, जुलाई और अगस्त 1947 को संविधान सभा के लिए चुनाव हो गए फाइनली 1947 में, ठीक है। जुलाई अगस्त के महीने संविधान सभा के लिए चुनाव हो गए, रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट में क्या हुआ, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को मिली 208 सीटें, 208। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें। बस मुस्लिम लीग ने यहीं से रोना धोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने देख लिया भाई इंडिया में रहेंगे तो हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है, हमारी सीटें कहाँ 73 और कहाँ 208, ठीक है। और जो बाकी थे स्वतंत्र सदस्य, मतलब कुछ ऐसे थे जो खुद से, मतलब जो किसी ऐसी पार्टी से नहीं थे, मतलब ऐसे लड़ रहे थे, वहाँ से आई 15 सीटें, 15 सीट्स वहाँ से आई, ठीक है। अब ये तो आ गई। अब बच्चे कौन से, जो प्रिंसली स्टेट थे, जहाँ राजा रजवाड़े थे, ठीक है, उन्होंने कर दिया मना। उन्होंने कहा भाई ये इलेक्शन हमारी समझ में नहीं आता, ठीक है भाई, क्या वो तो राजा है ना, उन्हें क्या इलेक्शन समझ आएगा। वो बोले कि भाई हम तो राजा है, राजा, हम तो जब पगड़ी पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, अपने दरबार में बैठेंगे, बस यही आता है हमको, ये सब हमारी समझ में नहीं आता कि संविधान सभा बन रही है, क्या क्या हमारे लिए कुछ नहीं, हम तो स्वतंत्रता है, हम राजा, हमारा बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो जो 93 सीटें थी, 93 सीटें थी, कहाँ से, वो प्रिंसली स्टेट से वो नहीं आई, ठीक है, वो नहीं आई इसमें। क्यों, क्योंकि वो चाहते, वो बोले थे हमें स्वतंत्र होना है भाई, ये सब हमारे पल्ले नहीं पड़ता, हम तो राजा है, राजा। हाँ, फिर क्या हुआ देखो, अब जैसे हो गया सब कुछ, क्या हुआ, सब कुछ हो गया, इलेक्शन हो गए, अब क्या करना है, संविधान बनाना है भाई, बैठ जाओ सब। अब हो गए संविधान बनाने की काम शुरू हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे इस संविधान में, अरे यार नोट्स में देखते हैं पहले कहाँ पे हैं हम। हाँ ये तो ठीक है, हाँ ये वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्लिम लीग ने इसमें बैठक नहीं ली। अब देखो हमने क्या किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उन्हें क्या किया, टेम्पररी अस्थायी सदस्य बना दिया, किसका, संविधान सभा का। तो ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर हमने 2 उपाध्यक्ष बनाए थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। तो ये 2 क्या बने, उपाध्यक्ष बने, वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर हमने परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया, स्थायी अध्यक्ष बनाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है,
कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हमें बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो संविधान सभा जैसे अब काम करने लग गए सारे लोग, ठीक है, तो संविधान सभा क्या कर रही है, एक तो हमारा संविधान बना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसको संविधान सभा बोलते हैं, संविधान सभा। तो ये क्या कर रही है, एक तो ये हमारा जो संविधान है उसको बनाने में लगी है बेचारी, दूसरा ये क्या कर रही है, ये संसद का काम भी कर रही है। मतलब अभी देश तो चल रहा है ना, हमारा देश तो चल रहा है ना, व्यापार हो रहा है, खाना बन रहा है, सड़कें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है ना, लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए कानून तो बनाना है ना कुछ, बिना कानून के देश कैसे चलेगा। तो संविधान सभा ने दो काम किए थे जब, ठीक है, ये क्या किया, हमारे एक काम किया, क्या, संविधान का निर्माण तो करना ही है, ये तो इनका काम ही है, इन्होंने संसद का काम भी किया। संसद का काम कैसे किया, ये कानून भी बना रही थी तब तक, क्योंकि तब तक हमारे संसद का निर्माण नहीं हुआ था ना, पार्लियामेंट का काम क्या होता है, लॉ बनाना। ठीक है, तो तब तक संसद तो थी नहीं हमारे देश में, तो संविधान सभा जो थी वही संसद का काम कर रही थी। ठीक है, अब जब हमारा देखो, जब हम कानून बना रहे थे तब हमारे अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलकर। ये क्या थे, जब हमारी संविधान सभा संसद का काम कर रही थी तो उस समय अध्यक्ष ये थे, और बाकी वैसे टाइम पे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान का निर्माण कर दिया तो उस समय अध्यक्ष ये थे, और जब इसकी मीटिंग हो रही थी कानून बनाने की तो जीवी मावलकर क्या थे, उनको क्या कर दिया, अध्यक्ष बना दिया। तो ये याद रखना, ठीक है, कि हमारी संविधान सभा जो है वो देश की पहली संसद भी है। हाँ, तो हमारे देश की जो पहली संसद है, जो आज हमें संसद पार्लियामेंट दिखता है वो नहीं है, हमारे देश की पहली संसद थी संविधान सभा, जिसने संविधान का तो निर्माण किया ही, लेकिन उस समय जो कानून था उसको भी बनाए रखा। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, संविधान सभा बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अब ऐसे ही चाहिए था उन्हें अब देखो, तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो मानो, ठीक है, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए तुम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तुम उसमें क्या क्या टारगेट है। ठीक है, उसमें टारगेट मतलब कि उसमें तुम्हारे जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, या जीके जीएस है, तो तुम्हें इनको टारगेट करना है ना। पहले तुम्हें देखना तो है कि तुम्हारा टारगेट क्या है, तब उसको तुम डेप्थ में पूरी तैयारी करोगे ना। जैसे इंग्लिश है तो तुम इंग्लिश में फिर नाउन प्रोनाउन, तो ये सब बाद में आ गया। मैथ्स है, मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जीके है, जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ है, तो तुम बाद में पढ़ोगे, पहले तुम्हें पता तो होना चाहिए कि हमारे उसमें जीके भी है। तो वैसे ही हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उनको कुछ चाहिए था क्या, कि हमें बस किस डायरेक्शन में अपना संविधान बनाना है। तो इसलिए क्या हुआ, नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। ये क्या है, इसको जो हम संविधान का प्रस्तावना बोलते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो वो है ना जो, जिसको क्या बोलते हैं हम आज, प्रस्तावना। तो वो यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी को मॉडिफाई करके, इसी को और अच्छा से बना के बाद में प्रस्तावना नाम दिया गया है। मतलब यही है वो उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसको नेहरू जी ने पेश किया, वहाँ कहाँ, संविधान सभा में पेश किया। कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो ऐसे है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। हाँ, तो नेहरू जी ने क्या किया, 13 सितंबर 1946 को प्रस्तुत किया संविधान, ये ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। ये क्या था, तो नेहरू जी ने बोला कि संविधान सभा, ये हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव रखा और बोला कि अगर हम संविधान सभा बनाएंगे तो जो इस पन्ने में लिखा है इस हिसाब से बनाएंगे, मतलब इससे बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा मैथ्स हमें पढ़ना है तो हमें ऐसे पता होना चाहिए ना, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, टाइम एंड रेशियो पढ़ना है, जो भी है, तो वो सब तब डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे ना, पहले पता तो होना चाहिए। तो वैसे ही इसीलिए नेहरू जी ने ये रखा कि भाई तुम संविधान सभा जो बनेगी वो इस हिसाब से बनेगी जो इस पेज में लिखा है, उन्होंने जो लिखा था कि इसको देखो, इसके हिसाब से तुम संविधान सभा का हमारे संविधान का निर्माण करोगे।
ठीक है। तो हाँ, तो उन्होंने रखा है, लेकिन इसको जैसे अभी सिर्फ उन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है, इसको वो नहीं किया, अभी संविधान में जोड़ा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। तो संविधान सभा इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। मतलब 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्तुत किया, और 22 जनवरी मतलब दिसंबर है, तो जनवरी फरवरी अगले अगले साल, मतलब एक दो तीन महीने बाद इन्होंने इसको क्या किया, सॉरी 1 महीने बाद क्या किया, स्वीकार कर लिया संविधान सभा। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इस हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। बाद में संविधान सभा प्रस्तावना बना, मॉडिफाइड वर्जन मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो आज हमारा प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग भारत को एक, तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। भारत को सैद्धांतिक ढांचे में मूलभूत तत्व और दर्शन निर्धारित है। तो इसमें पूरा हमारे अगर किसी को हमारा संविधान बोलना है कि अगर हमारा संविधान कैसा है, किसी को बोलना है, तो उसको प्रस्तावना पढ़ा लो, एक पेज वो पढ़ा लो, तो उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा इस संविधान में क्या क्या है, ठीक है। तो वो एक पन्ना होता है जो हमारे पूरे संविधान को डिफाइन करता है कि हमारा संविधान कैसा है। कौन? प्रस्तावना। तो ये नेहरू जी ने प्रस्ताव किया था ये, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पीछे कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, ये तो बाकी वैसे हैं। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। फिर 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया था पूरी तरह से। संविधान सभा की कुल 11 सेशन हुए थे, ठीक है। टोटल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 11। और हमारा संविधान सभा जो बना था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ ये सारी चीज़ें लिख लेना, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। आप CDS, CAPF, NDA या SSC की तैयारी कर रहे हो तो ये तो इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। कि ये टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था, परमानेंट अस्थायी सदस्य कौन था, ठीक है। ये तो पूछते ही हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया। अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928, जिसको प्रस्तुत किया था मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया एग्जाम में कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी। तो जवाहरलाल नेहरू मत करना, मोतीलाल नेहरू करना, उनके पिताजी ने, ठीक है। अब भारतीय संविधान का औपचारिक निर्माण संविधान सभा द्वारा 1946 और नवंबर 1949 के बीच किया गया था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, तो उसका जो वो बना ना, तो इसके बीच बना 1946 और 1949 के बीच। संविधान सभा की चर्चाएं जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से भी काफ़ी प्रभावित थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और होता है कि, एक मिनट है, ढूंढते हैं उसको, ढूंढते हैं, हाँ, एक आता है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के। ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखो हमने दिखाया था ना कि पहले क्या था, टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। लेकिन कब, ये 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 19 संविधान सभा का परिवर्तन, ठीक है। भारत संविधान सभा को पूर्ण स्वतंत्र संपूर्ण निकाय बना दिया गया, ठीक है। हाँ ठीक है, यह एक विधायकी निकाय है। अब देखो जो मैंने बताया था, जब हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संवैधानिक निकाय जब हमारी संविधान सभा का निर्माण कर रही थी, तब उसके चेयरमैन थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन जब वो
लेजिस्लेटिव बॉडी, जब वो कानून, जब वो संसद का काम कर रही थी, तब उसके चेयरमैन थे जेवी मावलकर। मैंने बताया था ना कि जब ये उस समय वो पार्लियामेंट तो था नहीं, तो जो संविधान सभा थी वही हमारा कानून बना रहे थे, कानून, ठीक है। तो उस समय, उस बीच में जब मीटिंग होती थी तो उसके अध्यक्ष थे जेवी मावलकर, ठीक है। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा से वापसी कर ली, ठीक है। अदर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हाँ, मई 1949 को रेक्टिफाई इंडिया मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। अब ये कॉमनवेल्थ क्या है, तो ये याद रखो, मई 1949 को इंडिया जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य बन गया, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ये कॉमनवेल्थ वाला मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आगे समझाऊंगा, ठीक है। अभी ये और देख लो कि हमने राष्ट्र ध्वज, जो हमारा इंडियन फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसको 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। अब 24 जनवरी 1950 को हमने अपनाया था राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, इंडिया में जो पहले इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 1951-52 में, ठीक है, 1951 और 52 में। अब इससे आगे हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, कहाँ है वो, एक तो ये है जो मेजर कमिटीज़ थी, जो मतलब हमारे संविधान सभा में कमेटी जो अलग अलग, क्योंकि सब लोग एक साथ तो एक ही बार संविधान, ऐसे जितने मेंबर थे वो सारे एक ही बार में तो बैठ नहीं सकते थे, तो अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।